I become the bigger person if I forgive. You don't have to. शोभा माफ करो, माफ करो, माफ करो. अब बोल रहे मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको पकड़ के 2 थप्पड़ लगाऊं. How is that possible? कि मैं आज इसी स्टेज पे हूँ. Be truthful to yourself. हम हमेशा ना looking good के चक्कर में ना खुद को भी बहुत बार झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. अगर आपको किसी इंसान ने रिजेक्ट कर दिया है, फ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने, तो काफी तकलीफ होती है. तो हाउ टू सॉल्व दैट? जिसने रिजेक्शन देखा होता है ना, वो जल्दी जल्दी काम करके आगे बढ़ पाता है. कंफ्यूजन आ रहा है, नेम इट. हाँ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं. शेम फील हो रही है, हाँ शेम फील हो रही है क्योंकि उसने मुझे चुना नहीं, पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया. जो भी फीलिंग आ रही है ना, उसको एज इट इज देखो. What is the clear difference between rejection wound and abandonment issues? ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या है? टू बी लोनली. Do you think a lot of people who have created great success for themselves are wounded in some way or the others? जब तक वो बात माइंड के लेवल तक चलती जा रही है ना, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू गो डाउन टू द रूट कॉज ऑफ इट. बिकॉज दीज वुंड्स डोंट लिव इन द माइंड, दे लिव इनसाइड योर फिजिकल बॉडी. Why are all these things not working then? शुभा, किताबें पढ़ के सर्टिफिकेशंस लेकर हीलिंग नहीं होती है. तो कैसे होती है? Public speaking का fear is bigger than the fear of death. I will be lonely and I will have nobody to share my love with or feel wanted or feel valuable. Alone can be a superpower. And trust me, the most successful people are not scared of being alone. नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा. मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं. द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में, उसे क्रिएट करने में मदद करना. और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, अपने अंतर मन की तरफ, अपने इनर वर्ल्ड की तरफ लौट आना, खुद को बेहतर समझने से, सो दैट वी नो हाउ वी प्रोसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स. और जब इनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम वर्ल्ड व्यू क्या बनाते हैं, हम किस तरह से अपनी लाइफ को समझते हैं, हम अपने आप को कैसा देखते हैं. बिकॉज जब हमें अपने आप की, अपने आज की एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमें कल कहाँ जाना है उस तक जाने का एक रास्ता तय करने की एक क्षमता हमारे अंदर बिल्ड होने लगती है. एंड द आइडिया ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू हेल्प यू नच इन दैट डायरेक्शन by leaving you with takeaways, insights, tools, reflection points so that you are able to master your life. Now, आज हम the journey within करने वाले हैं through a very interesting topic, interesting and overlooked topic. आज हम बात करने वाले हैं rejection wounds की. रिजेक्शन की बात करें तो एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग हम सबकी होती है रिजेक्शन के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने लाइफ में छोटा या काफ़ी बड़ा रिजेक्शन महसूस किया है, फील किया है, पाया है. वेदर इट इज़ इन आर school environment, academics, or our careers, or our friendships, or our relationships, or at our homes. At all of these places, we have had a taste of what rejection feels like. But this conversation is not about just stating the problem and glorifying on the problem. This episode is about deep diving into rejection, कि rejection को एक wound की तरह देखना, एक घाव की तरह देखना, और ये शुरू कहाँ से होता है, इसकी जर्नी कैसी है rejection की आपकी लाइफ में, इसका इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. एंड जब हम रिजेक्शन के बहुत सारे सोल्यूशंस ढूंढने की तरफ काम करते हैं, तो वाई अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस दैट अपीयर वेरी लॉजिकल इन द सेंस, बट दे फेल एट हेल्पिंग अस overcome this rejection wound. और क्या रियलिस्टिक होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है टू हील द रिजेक्शन वुंड. एंड इनफैक्ट पता भी कैसे चलेगा दैट आप आज जहाँ पे हैं, आपके माइंड में आपका रिजेक्शन वुंड प्ले कर रहा है और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज समथिंग लाइक दैट? सो दिस एपिसोड इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज अ टॉपिक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट. And that is what we do here at the Journey Within podcast. आज रिजेक्शन वुंड्स एंड अबैंडनमेंट इश्यूज के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक ट्रॉमा एंड इनर चाइल्ड हीलर हैं. ये पिछले 20 ईयर्स से लोगों की मदद कर रही हैं अपने आप को हील करने में, एंड ऑफ कोर्स हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड देयर रिजेक्शन वुंड्स, आइडेंटिफाई देयर रिजेक्शन वुंड्स. दिस एपिसोड इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट फॉर यू, अ लॉट ऑफ द अडल्ट एज problems and also the situations where you feel stuck. This problem is going to highlight that and help you go into the direction of a solution. Before we meet our guest today,
If you like what we are doing here at the Journey Within podcast, हम जो भी काम कर रहे हैं पिछले लगभग 170 पॉडकास्ट एपिसोड्स जो हमने अब तक रिलीज की हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, आपके लिए डिफरेंट जो एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ यू लाइक दिस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर दीज कॉन्वर्जेशंस, ताकि ये और भी ऐसे लोगों तक पहुंच पाएं जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और उन्हें ये होप दे पाएं दैट यू कैन डिजाइन योर लाइफ द वे यू वांट. एंड नाउ लेट्स मीट आवर गेस्ट. We have Madhvi Juneja with us, who is a trauma and inner child healing expert. Let's get into the conversation. Hi, Madhvi. Hi, Shobha. And thank you so much for bringing me here today. I'm so excited to have this conversation क्योंकि बहुत कम लोग rejection wounds and abandonment issues के बारे में बात करते हैं, लेकिन almost every other person is suffering these issues. कई लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन वूंड से आ रही है. इनफैक्ट लोगों को रिजेक्शन वूंड पता ही नहीं होता है क्या होता है. जब हम रिजेक्शन वर्ड की बात करते हैं तो जनरली जो समझ में आता है वो आता है कि या तो आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, या किसी ने मना कर दिया है बेसिकली, या किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया है, या कोई आपको छोड़ के चला गया है. मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग रिजेक्शन की ये होती है. बट हेल्प मी अंडरस्टैंड और हेल्प मी बिल्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ रिजेक्शन वूंड रियली इज. You very rightly said. जब हम the word rejection बोलते भी हैं तो हमें ऐसे ही समझ में आता है that somebody must have left you and gone away. Technically, rejection का असली मतलब यही होता है. But rejection wound कैसे बनता है? Potentially not with someone else leaving you, but you leaving you. जब आप अपने आप को किसी एक एस्पेक्ट में समझ नहीं पाते, फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप ही अपने आप को किसी लेवल पे रिजेक्ट कर देते हो, थिंकिंग आई एम नॉट गुड इनफ, दैट इज वेयर रिजेक्शन वूंड कम्स इनटू पिक्चर. So what you're saying is that there is a clear difference between understanding what rejection is and what rejection wound is. तो rejection की जो मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों को समझ में आता है, लेकिन वो rejection wound यानी कि घाव कैसे बन जाता है, that is what you are helping us understand. Say more about it, elaborate. So potentially it may mean कि कोई ऐसा एपिसोड हुआ हो सकता है जहां किसी ने आपको छोटा महसूस करा दिया, जहां किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया इन लिटरल सेंस दैट यू आर नॉट फॉर मी एंड आई एम नॉट फॉर यू, या आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लग रही. पोटेंशियली इट कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. बट व्हाट इट मेक्स यू फील इज व्हाट क्रिएट्स द रिजेक्शन वुंड इनसाइड यू. सो रिजेक्शन वुंड एक इवेंट का नाम नहीं है. It is a feeling that happens inside you as a result of what happened outside. So what we do here at the Journey Within podcast, Madhvi ji, is we try to understand कि हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, लेकिन हम उसको देखते कैसे हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन आवर लाइफ. एज एन अगर हमारी लाइफ में मानी हमें कोई फिजिकली कोई चोट लग गई या हमारे साथ कोई इमोशनल लेवल पे कुछ घटना घट गई, उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है, लेकिन हम उसको समझते कैसे हैं? क्योंकि कई लोग उसी इमोशनल घटना से एक अचीवर और एक बहुत सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं. कई लोग उसी घटना से बिल्कुल डाउनवर्ड पाथ पे आके डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो बेसिकली उस घटना का जितना इम्पैक्ट है उससे ज्यादा इम्पैक्ट है कि आप कैसे देख रहे हो, आप वहां से क्या सीख रहे हो. समथिंग लाइक दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट रिजेक्शन ऑल्सो, कि रिजेक्शन की आपको क्या समझ आ रही है, आप उससे कैसा फील कर रहे हो, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ वुंड. एब्सोल्युटली. एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. मान लो एक छोटा बच्चा है जो अपने घर में बैठा है, ठीक है, वो बच्चा अपने रूम में बैठा है, उसने अपने हाथ में अपना टॉय पकड़ा हुआ है, हो सकता है वो खेलते खेलते उसको सडनली सुनाई दिया कि दूसरे कमरे में से बहुत जोर से आवाज आ रही है. उसको ये सुनाई दिया कि पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, और उनकी आवाज बहुत तेज चली गई. अब ये बच्चा डर गया उस मोमेंट पे, उसने अपना टॉय पकड़ लिया, अपना पिल्लो पकड़ लिया और वो ऐसे चुपचाप छुप के बैठ गया कि ये क्या हुआ. उस बच्चे को रैशनली लॉजिकली नहीं समझ में आया. उसको ये लगा कि कहीं मेरे पेरेंट्स ने वो सब सामान जो पड़ा हुआ उसकी वजह से तो नहीं झगड़ रहे, जो मैंने वहाँ छोड़ दिया था, ऑल माई टॉयज आर देयर, मम्मी ने मुझे बोला था कि क्लीन अप एंड आई डिड नॉट. And for whatever reason, the child starts to internalize the feeling and starts to feel कि ये मेरी वजह से झगड़ रहे हैं. रोज ये मुझे बोलते हैं पापा अपसेट हो जाएंगे, और आज शायद रियलिटी में पापा अपसेट हो गए हैं and they are fighting because of me. The child does not understand that the rejection
that they are feeling is an internal feeling and not somebody telling them that I don't like you. In that moment, the child feels helpless. उसको सबसे पहले लगता I am the problem. उसको ये लगता है that I must have done something wrong. और आज इस सब को झेलने के लिए सबसे पहले तो मुझे चुप रहने की जरूरत है. I should never even talk loudly. I should never express myself. I should never cry, because if I cry, then they say we are you're creating a situation here. It doesn't look nice. Why are you crying all the time? ठीक से बात करो, अच्छे से behave करो. So the child starts to internalize. बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो logic और reason से नहीं समझ सकता. वो बच्चे को सिर्फ इमोशनल नीड समझ में आती है उस टाइम पर. अगर उसकी फिजिकल इमोशनल नीड्स मीट हो रही हैं, देन द चाइल्ड फील सिक्योर एंड टेकन केयर ऑफ. मगर अगर फॉर वट एवर रीजन, पेरेंट्स की भी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो उस टाइम पे बिजी है, किसी सिचुएशन में है, किसी वर्क सिचुएशन में है, एंड दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द चाइल्ड एट दैट मोमेंट, एंड द चाइल्ड इज वांटिंग से मम्मा 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 लिसन टू मी ना, बट देन द मॉम इज सेइंग लिसन, रुको ना, मुझे काम खत्म करने दो एंड आई विल कम बैक टू यू. द चाइल्ड विल नॉट be able to rationalize that my mom is busy, or her thought trail is somewhere else, or she's trying to resolve a situation at workplace, or she's trying to fix a situation at home, or she needs to logistically plan certain things. The child will not be able to rationalize it. The child will feel that I was ignored. The child will feel she does not want me, and she does not, she's not going to be there for me when I need her. Then the child internalizes a feeling that I must have done something wrong for her to not choose me. It's an emotional feeling. There is no explanation that the child can give to themselves, or the parent can give an explanation to the child. None of that happens. It's a very internal process. It's like a switch. It's a switch that kind of goes off that says, I'm not loved because probably I'm the problem. Something's wrong with me. How is rejection wound different than other childhood traumas? Rejection wound is not different. It just starts a trail of other symptoms in your life. Tell me more about those. For example, rejection wound आया, ठीक है, अब वो constantly आपको abandonment feel कराता है. Abandonment आपको constantly shame feel कराता है. Shame आपको constantly guilt feel कराता है. Guilt आपके अंदर grief लेकर आता है. And that creates a trail of emotions showing up, and you're trying to figure it out. ये क्यों feel हो रहा है मुझे, but you cannot make sense of it. What is the clear difference between rejection wound and, let's say, abandonment issues? अगर एक बहुत clear difference बताना हो rejection and abandonment issues में, तो क्या clear difference होगा? देखो, rejection wound और abandonment primarily same premise से निकल रहे हैं. सेम प्रेमाइस से निकल रहे हैं, ठीक है. आप साथ में हो मगर आपको चोजन फील नहीं हो रहा है. You're feeling abandoned. No, you're feeling rejected. आपको ये फीलिंग आए कि अब ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, is abandonment. अगर मुझे उसको सेग्रीगेट करना है लार्जर पिक्चर में, सो दीज मे बी कि ये यहाँ है बट दे आर नॉट चूजिंग मी. अबैंडनमेंट मतलब मुझे छोड़ के चले जाएंगे एंड आई विल बी लोनली. एक ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे पेनफुल सिचुएशन क्या है? टू बी लोनली. ट्रू. And it takes human need to feel belonged. Yeah. अगर आप belonged ही नहीं feel कर रहे हो तो and if you're feeling lonely, तो एक बहुत painful processing of things आपके अंदर start हो जाती है. एक बहुत painful processing of your life and your possibilities in life, कि आप क्या हो पाओगे, वो भी कहीं ना कहीं आप अपने goals, अपनी life को design करना उस बच्चे के तौर पे शुरू कर देते हो. तो your all of that action plan also gets hampered. Yeah. Because you feel this way. So दोनों ही cases में ना जब भी होता है आप अपने आप को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन रैशनली. अब रिजेक्शन वूंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियली मदर या फादर बिजी हो सकते हैं, ठीक है, किसी और चीज में एंगेज हो सकते हैं, उनका अटेंशन किसी और चीज में लगा हुआ हो सकता है, बट बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसको रिजेक्टेड ही फील हो गया. अबैंडनमेंट, अगर पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुमने खाना नहीं खत्म किया ना हम तुमको लेके नहीं जाएंगे, तुम यहाँ अकेले बैठे रह जाओगे, एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है जो कोई भी किसी को भी कह देता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम, स्पेशली इन इंडियन पेरेंटिंग. ये हमारा नॉर्मल स्टाइल है, है. थ्रेट बेस्ड है कि आप ये काम नहीं खत्म करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. बट अब उसको बार बार ये लगता है कि यार मुझे चूज ही नहीं कर रहे, मुझे चूज ही नहीं कर रहे, मुझे छोड़ के चले जाते हैं.
दोस्त मुझे धोखा दे जाते हैं, पेरेंट्स मुझे घर पे छोड़ के चले जाते हैं, या दे डोंट वांट मी, कभी कभी अनवांटेड फीलिंग होती है, एंड देन समटाइम्स पीपल जस्ट वॉक अवे ऑल्सो, रिलेशनशिप्स फॉल अपार्ट. दैट कैन ऑल्सो पोटेंशियली मेक यू फील अबैंडन्ड, कि मुझे छोड़ के चले गए. आपको जब होना चाहिए था आप वहां नहीं थे, आप मुझे छोड़कर चले गए. That is abandonment. And rejection is you feeling not being Not chosen. Yes. या आपको सेलेक्ट नहीं किया गया, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया गया, आपको चूज नहीं किया गया, तो एक रिजेक्शन Correct. की फीलिंग है. एंड abandonment is different from that in a way that you feel that you were left. Yes. You were left. Yes. आप अकेले पड़ गए, आप अकेले रह गए, you start feeling abandoned. तो ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई रिजेक्शन वर्सेस abandonment की. Of course there is a big overlap between the two also, जो हम पहले भी बात कर रहे थे. Now progressing ahead, अगर ये जो बच्चा है या ये जो इंसान है जब ये बड़ा होता है ओवर द कोर्स ऑफ लेट्स से नेक्स्ट 10 इयर्स, क्या जर्नी होती है इस रिजेक्शन वुंड की? ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स कैसे इवॉल्व होता है रिजेक्शन वुंड आपके साथ साथ? ओवर द कोर्स ऑफ 30 इयर्स कैसे इवॉल्व होता है? सो अभी सेम एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, दैट द चाइल्ड फेल्ट कि ये झगड़ रहे हैं, पता नहीं शायद मेरी वजह से झगड़ रहे हैं. राइट नाउ ये बच्चा बाहर जाता है और वो पूछता है मॉम व्हाट हैपेंड. मॉम सेज you see all of that mess, papa got angry because of that. You've not been a good child, which is why papa is angry. Now maybe the mother doesn't want to explain what is really happening because you don't want to burden your child with any kind of emotion. So I'm showing you parallels कि एक बच्चे का वर्ल्ड भी है और एक पेरेंट का वर्ल्ड भी, without wronging the parents, because parents are also trying to do their very best. We are not blaming anybody here. But I'm just trying to give you a picture of what the child starts to perceive out of that tiny situation that may look very normal on the outside, but उसका impact बहुत deep जाता है उसकी लाइफ में. तो ये बच्चे ने क्या परसीव कर लिया कि अभी इन्होंने बता दिया मुझे, now I am the problem. तो अब ये बच्चा क्या करता है, अपने फादर के वैलिडेशन के लिए, उनके अप्रूवल के लिए, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए बहुत मेहनत लगाता है. क्योंकि उसको ये बताया गया है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर. Yeah. इन फैक्ट देयर आर प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड बिकॉज जिस तरह के आप हो That they are flawed. जिस तरह से. उनको उनकी गलती दिखा दी गई कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है. ये तो एक तरीके का एक्सप्लेनेशन हो गया. हम्म. ये एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने देखा कि कुछ इस तरह से झगड़ा हो रहा है जहाँ पे उन्होंने मान लिया कि वो जिम्मेदार हैं इसके. लेट मी टेक यू टू द अदर साइड ऑफ इट आल्सो. हम्म. इस तरह का एक झगड़ा हुआ एंड द चाइल्ड कम्स आउट एंड आस्क्स द मदर कि या फादर कि क्या हुआ, एंड दे से कि आपके मतलब की चीज नहीं है, इट्स एन अडल्ट प्रॉब्लम दैट वी वर डिस्कसिंग, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू. उस सिचुएशन में क्या होगा? तब भी बच्चे को परसीव यही हुआ, आपने उसको क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दी. नाउ व्हेन ए ब्रेन इज इन पेन, वो सबसे पहले शेम का सहारा लेता है. एक ह्यूमन ब्रेन जिसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको कोई लॉजिक रीजन नहीं मिला, जिसको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, तो उसका सीधा सीधा पेन का रिस्पॉन्स शेम से आएगा. वो बच्चा खुद को क्वेश्चन करने लग जाएगा उस वक्त कि मैंने तो नहीं कुछ किया. इवन इफ उनको ये नहीं बताया नहीं बोला. यू आर द प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली, आपने किसी को कुछ नहीं बोला. एक तो आप बोल रहे हो कि एक सिचुएशन में पेरेंट ने क्लियरली बोला यू आर द प्रॉब्लम, या आपकी वजह से कुछ हुआ, ताकि वो एक लड़ाई से दो चीजें सॉल्व हो जाएं. एक तो बच्चे को ये भी नहीं बताना पड़े कि रियल में क्या बात हो रही है हमारे बारे में, दूसरी चीज की बच्चे को उसके किसी बिहेवियर के लिए एक गिल्ट देके करेक्ट भी करा जाए, करेक्ट भी कर जाए. आपने अपनी तरफ से most parents just want to cover up the situation by just कि उसको redirect कर दिया towards their own growth, but sometimes that growth doesn't happen. What happens is the exact opposite of that growth. Communication एक बहुत बड़ा element है in parents and children. जो हम communication जितने सच्चाई से ब्रूटली हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं और हम सोचते हैं बच्चे को ये नहीं बताते बिकॉज उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए बर्डन हो जाएगा. बट अगर बच्चे को आपने नहीं बताया एनर्जेटिकली, तो वो बच्चा रिसीव कर ही रहा है इन्फॉर्मेशन. यू कैनॉट कीप योर चाइल्ड अवे फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द होम, वेदर इट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस, वेदर इट इज हेल्थ स्ट्रेस, वेदर इट इज योर रिलेशनशिप सिचुएशन. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बीच में झगड़ा हो रहा था, हमने अपने बच्चों को तो आज तक नहीं बताया कि वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन अस, या हमारी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं और उनको नहीं पता चलने देना. बट आपको क्या लगता है आपके बच्चों को नहीं पता? दे नो एवरीथिंग. एनर्जेटिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज एनर्जेटिकली कनेक्टेड फर्स्ट. आप बोलो या ना बोलो, शोभा मैं रूम में आई, आपने मेरी एनर्जी परसीव करी, मैंने आपकी एनर्जी परसीव कर ली, वी रेड ईच अदर बिफोर वी इवन स्पोक. So imagine if you and I are family members, तो हम क्या एक दूसरे की एनर्जी रीड नहीं कर सकते? What is happening in your life? आप एक शब्द ना बोलो,
I will know. तो ये अपने आप को पेरेंट्स झूठ बोलते रहते हैं ये बोल के कि मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं बताया, उसको कुछ नहीं पता. बच्चे को सब पता होता है. तो यू वर सेइंग कि ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये जर्नी ऐसे इवॉल्व होगी कि वो बच्चा हमेशा एक वैलिडेशन के लिए काम करेगा. तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल बिकम अ पीपल प्लीजर. 100% वो नीडी बन जाएगा. ओवर कॉम्पनसेट करेगा हर ओवर चीज के लिए. कॉम्पनसेट करेगा. वो इतनी मेहनत करेगा, वो अपने ऊपर हार्ड हो जाएगा. मगर आपको नहीं बताने, आपको कभी नहीं बताएगा कि आई एम ट्रबल्ड, आई एम गोइंग थ्रू अ डीप इमोशनल वॉइड और मुझे अप्रिशिएटेड फील नहीं हो रहा है या मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. वो कभी उठ के ये नहीं बोलेगा आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर आप अपसेट नहीं हो जाओ. Do you think a lot of people who have created great success for themselves Hmm. are wounded in some way or the others? Some way or the other? Yes. See, बिग ट्रॉमास जिसकी बात हम करते हैं, जो ऑब्वियसली दिखाई दे जाते हैं, आंख से देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है, आर कॉल्ड बिग टी ट्रॉमास. स्मॉल टी ट्रॉमास वो होते हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं. Help me with an example of big T traumas and small T बिग टी traumas. ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी में आ गया, किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, उसको इंजरीज आ गए, वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम तक पहुंच गया, या फिजिकल अब्यूज हो गया, किसी को somebody got beaten up. ये वो वाले सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं. कोई फायर सिचुएशन में फंस गया, या कोई वॉर में था, कोई इंडियन आर्मी का ऑफिसर कोई ऐसे बॉर्डर एरिया में फंसा हुआ था जहाँ complete war scenario tha, and they had to somehow safeguard their life, and sometimes even fight and shoot the other person also to safeguard themselves or to win that situation. Now that can also potentially create a whole lot of trauma in their life. ये तो दिख गया. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे being compared to your sibling in your family. It's a small t trauma. जहाँ रोज आपको ये बताया जा रहा है कि आप गुड फॉर नथिंग हो. अपने भाई बहन को देखो या अपने भाई को देखो, वो देखो कहाँ पहुंच गया. उसने आज तक हमारे से कुछ डिमांड नहीं किया. दिस पर्सन हैज ऑलवेज पुट द हेड डाउन, ऑलवेज फॉलोड द रूल्स, द टीचर्स ऑलवेज प्रेज्ड, लुक एट योर ब्रदर. दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन होती है ना घर में. आपने देखा है अपने भाई बहन को, दे आर द स्टार ऑफ द स्कूल एंड लुक एट यू, शर्ट कैसे बाहर निकला है, बाल कटे नहीं है, गुंडे बन के घूम रहे हो. These are very normal conversations, and you keep comparing and you keep comparing and you keep comparing until that child becomes so bitter towards you and towards that sibling as well. And then that child feels, मैं कुछ भी कर लूं, they will always choose my brother over me. अब इस बच्चे की वर्ल्ड में क्या आया? रिजेक्शन. बिना उसको ये बोले आई एम नॉट चूजिंग यू. तो अब उस बच्चे ने क्या करना शुरू किया? या तो वो ओवर कॉम्पनसेट करेगा कि मुझे भी भैया से बेटर करके दिखाना है ताकि ये मुझे नोटिस करें, या वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बोलोगे कोई फायदा नहीं है, या वो रिबेल बन जाएगा. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आई विल डू एज इट प्लीजेस मी, बिकॉज नो मैटर हाउ मच आई डू, you will never see it for what it is. बहुत सारे जो बच्चे हैं, यंग अडल्ट्स हैं, वो चीजें बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पेरेंट्स तो सेटिस्फाई होते ही नहीं हो सकते, या मैं कुछ भी कर लूं, इन्हें तो समझ में नहीं आने वाला. You know, a lot of young adults about their, let's say, love life, they say, नहीं, I can't share with my parents क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा. Correct. या मुझे अपना पैशन फॉलो करना, नहीं, this conversation I cannot have with them, I can't quit my job, या I can't do this, something new, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा. मुझे इस वेकेशन पे जाना है फ्रेंड्स के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, ये बता ही नहीं सकता क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आएगा. So this whole thing कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा, they cannot understand my world, comes from a deep rejection wound that they are carrying. And parents are also not giving in to the child's conversation on their level is because probably they are fearing rejection from their own elders. It's like this whole circle. It's a whole circle. It's a very vicious circle, Shobha, कि एक parent अब खुद rejection से जूझ रहा है. हाँ, उसने अपनी लाइफ में जो देखा, और वो अननोइंगली अपने बच्चे को यही एनर्जी दे रहा है, और वो बच्चा भी उससे डील कर रहा है. वो बच्चा जाकर अडल्ट बनता है, अब वो रिलेशनशिप ढूंढ रहा है, मगर इन एवरी रिलेशनशिप दे आर फाइंडिंग कि मुझे तो हर जगह इमोशनली अनअवेलेबल पीपल मिल रहे हैं. तो नाउ द चाइल्ड ऑल्सो एंड्स अप फीलिंग इवन मोर हर्ट, इवन मोर रिजेक्टेड, के मैं कितना भी देते जा रहा हूँ ना. एंड देन दे ओवर गिव टू द लेवल दैट दे बिकम कंप्लीट डोरमैट्स. वो खुद की इज्जत करना नहीं समझते, वो खुद की इज्जत करना नहीं जानते, और अगर जानते भी ना तो शायद हिम्मत ही नहीं करते टू पुट अप दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड से दिस इज हु आई एम एंड दिस इज हाउ आई वांट इट एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. अ लॉट ऑफ पीपल आई सी आर एक्चुअली ट्रेन्ड, इन फैक्ट women or girls have been very very trained to keep their egos low, to keep their opinions zero, to keep their self-respect not beyond the family's respect. And
यू आर सेइंग दैट दिस इज अ साइकिल, मतलब अगर वो पेरेंट फिगर भी आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वो उस प्लेस से बोल रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी अपने रिजेक्शन वुंड से आ रहे हैं, फिर आप एक रिजेक्शन वुंड आपके पास लग गया, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें अपने फ्यूचर जनरेशन में भी। अगर ये इतनी एक एक कंटिन्यूअस साइकिल है, हाउ डज वन ब्रेक आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ रिजेक्शन वुंड? तो सबसे पहले तो ये बात रिकॉग्नाइज करने की है ना कि मेरी लाइफ में पैटर्न चल रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन एक सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट इट है। दैट मीन्स आप अपनी लाइफ को एक बार बैठकर ऑब्जर्व करो दैट व्हाट इज द वन प्रॉब्लम दैट आई कीप इनकरिंग एवरी टाइम। कि मैं बार बार दोस्त बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे बार बार रिजेक्शन फील होता है। मैं बार बार रिलेशनशिप में एक्सेल करने की कोशिश करती हूँ, मुझे वहाँ रिजेक्शन फील। मैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक्सेल करते हुए देखना चाहती हूँ, बट मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये मुझे कभी नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पैटर्न चल रहा है मेरी लाइफ में। जब आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप उसको बैक ट्रैक करते हो और आप समझते हो वेयर वाज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन माय लाइफ, व्हिच इज कॉल्ड योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन। बट बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन तक नहीं भी पहुंच पाते हैं। नहीं भी पहुंच पाते अगर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया है तब भी। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेन अगर बहुत बड़ा सिचुएशन हुआ था, वो याद रह जाता है, जिसने एक बड़ा स्कार आपके ऊपर छोड़ दिया और जहां से आप अपने आप को ऑल्टर करना शुरू हो गए या अपने बारे में कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू हो गए। बट अगर वो एक बहुत बड़ा स्कार नहीं था आपके लिए, इट वाज लाइक एन ऑनगोइंग थिंग इन योर लाइफ, तो जब आप याद करते हो, बिकॉज व्हेन आई डू माय सेशंस विद द क्लाइंट्स एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों को अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद नहीं आता। शोभा, सबसे बड़ा मिथ जो आज की डेट में रिगार्डिंग दीज वुंड्स है ना, दैट देयर हैज टू बी अ मेजर एपिसोड फॉर मी टू रिकॉग्नाइज इनसे ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, तो आपको बिग इवेंट्स को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैटर्न है तो उसका कोई ना कोई जड़ भी है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ठीक है, सो स्टॉप लुकिंग एंड उसको रैशनलाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एपिसोड नहीं आया तो मतलब ट्रॉमा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवेंट कितना छोटा भी हो, स्कार बहुत बड़ा हो सकता है। ट्रू। तो आपको इवेंट नहीं ढूंढना है, आपको स्कार का फर्स्ट पॉइंट ढूंढना है कि कब मुझे सबसे पहली बार ये फीलिंग आई। इवेंट को लेबल नहीं लगाना है, फीलिंग का फर्स्ट पॉइंट ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रिजेक्टेड सबसे पहली बार तब फील हुआ, मेरे घर में नहीं हुआ था। सबसे पहली बार मुझे रिजेक्टेड तब फील हुआ जब मुझे हाउस कैप्टन की पोजीशन नहीं मिली स्कूल में। तब मुझे लगा मेरे से ऊपर किसी और को चुना गया। दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीलिंग रिजेक्टेड वाज इन स्कूल। So I backtrack into the feeling, into my own heart. And did it hurt for a long period of time? Yes, it kind of made me, this kind of a person that I will turn my game around. I will show them how worthy I am. So I was the hardest on myself, trying to prove and कि मैं worthy हूँ. मतलब कितना पैराडॉक्सिकल ये सिचुएशन है that you are being so hard on yourself and you appear so easy to everybody else because you're living your life pleasing them or according to them. Yeah, right? Because we are wanting their approval and validation कि ये मुझे देख लें कि ये worth है. So what we are getting to at in this conversation, for the viewers, I want to crystallize it, is कि अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, that's what you said, अगर आप पैटर्न्स भी नहीं समझ पा रहे हैं बट एटलीस्ट आपको ये पता है कि मैं पीपल प्लीजर हूँ, अगर आपको ये पता है कि मैं अप्रूवल चेजर हूँ, अगर आपको ये दिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ, which is usually love and affection. Yes. So these are clear signs that you're having some sort of rejection wounds and you're carrying it with you. Yes. तो यहाँ तक ये तो establish हो गया इस podcast में that what a rejection wound is. एक rejection wound की journey कैसी होती है और एक rejection wound को identify कैसे करेंगे, है ना, अपनी लाइफ में कि आज में कैसे रिजेक्शन वुंड्स है। तो अगर मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली, जो कि कुछ लोग कर भी पाते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपने रिजेक्शन वुंड को हील करने के लेते हैं। कुछ लोग थेरेपी में चले जाते हैं, कुछ लोग सोमैटिक हीलिंग में चले जाते हैं, कुछ लोग ऑकल्ट की तरफ भी चले जाते हैं जिसमें दे ट्राई टू फिक्स देयर एस्ट्रोलॉजी चार्ट, देयर न्यूमरोलॉजी, देयर नेम करेक्शन। कुछ लोग कोचेस के पास भी जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस दैट पीपल टेक टू help their rejection wounds and to identify this and then solve it for themselves. लेकिन बहुत सारे healing practices मैंने देखा काम नहीं करती है लोगों के लिए।
इवेंचुअली वो प्रॉब्लम बार बार रिअकर होती है लाइफ में. तो हाउ डज वन break out of the cycle A, and what is a very clear practical approach of healing a rejection wound that works? You asked a very good question कि इतनी healing modalities use करने के बाद फिर भी why do you keep going back to the same feeling, over and over again? The clear-cut reason is that most modalities, Shobha, and you've been through it yourself for you to know, most modalities are only addressing the mind. जब तक वो बात माइंड के लेवल तक चलती जा रही है ना, आप ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू गो डाउन टू द रूट कॉज ऑफ इट. Because these wounds don't live in the mind, they live inside your physical body. Okay. Say more about that. I'll give you, I'll quote a situation that my client told me. And somebody who's a doctor, she says, मैं अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही होती हूँ and मेरी दोस्त आती है and of course जब आप क्लाइंट नहीं देख रहे होते तो आप बैठकर अपने डेस्क पे काम कर रहे हो एंड शी सेज मैं अपने डेस्क पे बैठकर काम कर रही हूँ तो वो साइलेंटली रूम में आती है और वो मुझे बू कर देती है. अब जब वो उसने उसको ऐसे जोकिंगली बू किया, शी सेज आई गेट इनटू अ पैनिक स्टेट. एंड व्हाई? बिकॉज व्हेन शी वाज अ किड, an uncle would grope her in a dark staircase without, दिखने के बिना ही, मतलब in a oblivion state के वो वहां पर खड़ा है, उसको ये नहीं पता, but in a shocking state. And she was abused as a child. Now, अब ये जो बू का सिचुएशन है, ये माइंड से आ रहा है. ये जो रिएक्शन उसकी फिजिकल बॉडी में आ रहा है, ये उसके माइंड से नहीं आ रहा, उसके फिजिकल बॉडी के सेल्स में से आ रहा है. द सेल्स रिमेंबर, इट्स कॉल्ड सेल्युलर मेमोरी, कि मुझे फीलिंग, सेंसेशन याद कुछ है. सडन इस तरह का मूवमेंट होता है तो आई एम टेकन बैक टू दैट टेकन बैक टू द सेम इंस्टेंस. ह्यूमन बीइंग्स डोंट remember figures and facts as much as you remember those feelings and sensations. That is so true. आज मैं आपको बोलूं, आपको अपने बचपन में, स्कूल में, कैंटीन में वो जो समोसा खाते थे वो याद है? क्यों याद है? क्योंकि उससे वो एक सर्टेन फीलिंग आती थी, मजा आता था, एनवायरनमेंट उसके, वो बहुत चीजें आपकी याद आ जाती, क्योंकि वो फीलिंग में बसा हुआ है. वेरी ट्रू. वो फीलिंग बेस्ड है. जब हम अपने मेमोरी बैंक में जाने की कोशिश करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, पता नहीं कैसा था, याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था. ये हम इंफॉर्मेशन जब तक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, द माइंड विल वांट टू कि पुरानी बात है, छोड़ दो, जाने दो. फीलिंग्स नहीं जाती बॉडी में से. You've recently become a mother. Don't you remember the feeling when you held your baby? You can't forget it, yeah. मतलब I have forgotten the facts, figures, information part of it, which is कि exactly मेरा बच्चा कैसा दिखता था, exactly उसका क्या क्या था, लेकिन मुझे वो feeling exactly मालूम है अभी भी. बस, आप अगर वो फोटो देख लोगे ना, you will go back to the feeling of it. Exactly. That's how human beings remember sensations and feelings. तो जो rejection की जो feeling है ना, मैं feeling की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं mind की बात ही नहीं करती हूँ. आप कितना भी माइंड पे काम कर लो, वो आपको रूट कॉज, आपके कंप्लीट सेंसरी लेवल तक जब तक वो फीलिंग रह रही है ना, तब तक वो कंप्लीटली गई नहीं है. तो बहुत सारी फीलिंग बेस्ड हीलिंग मोडालिटीज भी हैं. जैसे अगर मैं बहुत प्रोमिनेंट की बात करूँ तो एनएलपी इज अ फीलिंग बेस्ड हीलिंग मोडालिटी. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ एनएलपी में भी काम करते हैं. इनफैक्ट मैं बहुत सारे कोचेस को जानती हूँ, बट मुझे खुद भी ऐसे लगते हैं कि दे आर नॉट सो हील्ड देमसेल्व्स. So why is NLP not working for everyone? Why is a healing based modality, feeling based modality, like let's say pranic healing, why are all these things not working then? शोभा, किताबें पढ़ के सर्टिफिकेशंस लेकर हीलिंग नहीं होती है. तो कैसे होती है? खुद पे काम करके होती है. तो आप जो बोल रहे हो कि बहुत सारे कोचेस हीलर्स हील्ड नहीं दिखा देते, it could be absolutely true. Maybe they had an intention of working with people because उनके अंदर ये वूंड था एंड दे डिसाइडेड कि अब जब मेरे सामने कोई ऐसा आएगा ना, आई डोंट वांट टू लेट इट गो, आई वांट टू गो एंड हेल्प देम. तो इंटेंशन बहुत क्लियर था, बट व्हाट वेंट अ मिस वाज प्रोबेबली दे नेवर गॉट अ चांस टू वर्क ऑन देयर ओन वूंड्स. जब तक खुद के वूंड्स नहीं हील होते हैं ना, यू कैन नॉट गिव अनदर पर्सन ए सेफ कंटेनर फॉर देम टू हील इन.
तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपका कोच या फिर आपका जो भी मेंटोर है, जिसके भी साथ आप ये कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, अगर वो खुद आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक इनसिक्योरिटी झलकती है, उनकी बातों में एक चेजिंग अवॉइडेंस है। फॉर अप्रिसिएशन है, हाँ, चेजिंग फॉर वैलिडेशन है, अवॉइडेंस है, या कहीं ना कहीं पे थोड़ा मिसअलाइनमेंट है, तो दैट्स अ क्लियर साइन दैट दे आर देमसेल्व्स नॉट हील्ड। वेरी मच। क्योंकि ये लोग बहुत मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ गुड कोच, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ गुड इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी फील्ड में मैंने नहीं देखा कि कहीं कोई एग्जाम या असेसमेंट लिया जाए। मैंने एक असेसमेंट लगाई that before I certify somebody, I will have an assessment to really see have they worked on themselves. Because ये सर्टिफिकेट दीवार पे लगाने की चीज नहीं है, ये सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक आप you're going in a position where you're dealing with lives of people. So have you worked on your own wounds is the first question you need to address for yourself. तो बेसिकली माधवी, अब तक हमने ये बात कर ली है कि रिजेक्शन वुंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, और कौन कौन सी हीलिंग मोडालिटीज काम नहीं कर रही हैं। तो फिर कौन सी हीलिंग मोडालिटीज काम करेंगी फॉर द रिजेक्शन वुंड्स? मैं बोलती हूँ मोडालिटीज के बारे में भी छोड़ दो, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दूं। करेक्ट। हाँ, सबसे पहले You're you're now giving me a step-by-step process of healing a rejection wound. And even if you have never worked with a coach, even if you don't know any healing modalities, even if you know healing modalities, there is a proper systematic step-by-step process that you can follow. Perfect. ठीक है? Give us So that. I'm giving it for everybody who is watching. सबसे पहला, stop. The first thing you need to do is sit down with yourself. जब भी कोई फीलिंग आए, जब भी कोई सेंसेशन फील हो, जब भी ऐसा फील हो कि ये बार बार मुझे ऐसा क्यों फील होता रहता है दैट आई नेवर गेट इट, आई नेवर गेट इट, मुझे ये कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझे समझ नहीं रहा है, या मुझे उस तरीके से प्यार नहीं दे पा रहा जैसा मैं चाहती हूँ। इन एनी ऑफ दोज सिचुएशंस, स्टॉप एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, वेयर वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दिस। ठीक है? जब आपने अपने आप को सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछ लेते हो ना, योर माइंड स्टॉप्स द चैटर और वो प्रेजेंट हो जाता है। द वेरी थिंग दैट यू आर प्रेजेंट विद व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। बिना कुछ किए, बिना कोई मोडालिटी लगाए, बिकमिंग प्रेजेंट टू द फैक्ट। हाफ ऑफ योर हीलिंग कैन हैपन द वेरी मोमेंट यू आर प्रेजेंट विद योर पेन। मोस्ट लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करती हूँ, इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास, द प्राइमरी थिंग दैट दे आर ऑल लुकिंग फॉर इज टू बी हर्ड, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड एंड टू बी अंडरस्टूड। बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की, हर इंसान ये ढूंढ रहा है। और अगर आप एक मोमेंट लेकर आप अपने आप को खुद को ये बात दे दो ना, विदाउट रैशनलाइजिंग क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने बोला, क्या बोला। अगर आपके मन के अंदर गुस्सा उठ के आ रहा है, एक्नॉलेज इट, आ रहा है, गुस्सा है। फियर आ रहा है, एक्नॉलेज इट, हाँ फियर आ रहा है। कंफ्यूजन आ रहा है, नेम इट, हाँ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। शेम फील हो रही है, हाँ शेम फील हो रही है क्योंकि उसने मुझे चुना नहीं, पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। जो भी फीलिंग आ रही है ना, उसको एज इट इज देखो, ऑनेस्टी के साथ, विदाउट ट्राइंग टू शुगर कोट इट। ह्यूमन ब्रेन ना बड़ा इंटेलिजेंट है, वो आपको ना तरह तरह की बातों में घुमाएगा, फंसाएगा, रीजंस देगा, लॉजिक देगा, और एंड यू कैन क्रिएट अ स्टोरी, यू कैन वीव अ स्टोरी इनसाइड योर ओन माइंड ओनली। सो डोंट लेट दैट हैपन। बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि हाँ ये मुझे फील हुआ, मुझे छोटा महसूस हुआ। जब किसी इंसान ने मुझे ऐसी बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जीरो हूं, चाहे वो जायज था, नहीं कुछ भी था, व्हाटएवर था, बट मेरी एंड रिजल्ट फीलिंग ये थी। बी ब्रूटली ऑनेस्ट। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? स्टॉप। तो बेसिकली लेट मी जस्ट elaborate a little on that and help me understand if I'm understanding you correct. तो आप ये बोल रहे हो कि जो आपको फीलिंग आई उसको ब्रूटली ऑनेस्ट होके एक्सेप्ट करना है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास अगर रैशनल रीजंस भी है ये समझने की, हाँ पेरेंट्स ने कहा लेकिन वो भी सही है,
या बॉस ने ऐसे कहा तो वो सही है, मतलब दूसरे का वर्ल्ड को ना समझ के फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर फीलिंग। या क्योंकि जब आप दूसरे का वर्ल्ड समझते हो तो आप उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हो। एग्जैक्टली अगेन आप अपनी उस फीलिंग में और ज्यादा फीड इन कर रहे हो कि आप ही अपने आप गलत को हो, और ट्रॉमेटाइज कर दोगे। आप और ज्यादा गलत हो। Correct. करेक्ट। सो यू डोंट हैव टू गेट द अदर पर्सन्स वर्ल्ड व्यू एट दिस मोमेंट एट लीस्ट। Absolutely. वो बात की बात है, Yes. राइट? एट दिस मोमेंट यू हैव टू बी प्रेजेंट टू योर ओन वर्ल्ड जिसमें एट दिस मोमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है। Yes. ऑलराइट, लेट्स उसका सबसे बड़ा कारण ये है that you are now seeing yourself, hearing yourself, looking at yourself for the very first time as you felt it, without rationalizing any party, acknowledging yourself. acknowledging yourself and understanding yourself. The moment आपको ये 5 चीजें आपकी तरफ को आती हुई दिखाई देती है ना, your body can actually take a breath and say, But tell me one thing, you know, we'll get into further steps of this healing modality जो आप बता रहे हो, जो आप अप्रोच बता रहे हो। फर्स्ट स्टेप आपने स्टॉप बताया, मैं भी यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करके आई वांट टू टेक यू टू अनदर क्वेश्चन जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है। अगर एक ऐसा इंसान जो उस सिचुएशन में सेल्फ फोकस्ड है, अपने प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट है, तो वो इंसान एम्पैथेटिक कैसे होगा अगर आप दूसरे का वर्ल्ड व्यू नहीं देखते हो? या अगर वो बात उनके की बात क्या है reasons शोभा, हैं? वो बात की बात है। रिजेक्शन का मतलब क्या? मेरी नीड मीट नहीं हुई। मेरी नीड क्या थी? द नीड टू बी सीन, हर्ड, लव्ड, एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड ऑफ। वो नहीं मिला So, मुझे। Even if you don't care about empathy at this point, it's okay. बहुत सारे मोडालिटीज फॉरगिवनेस के बारे में बात करते हैं। मैं बोलती हूँ जब तक आपका ट्रॉमा अलाइव है, जब तक उसका सेंसेशन और फीलिंग और आपने उस फीलिंग को जिया ही नहीं, आप फॉरगिवनेस तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको अगर अब्यूज मिला, ठीक है, तो जब तक आपके अंदर वो एंग्स्ट है ना, आप फॉरगिव नहीं कर सकते हो। यू हैव टू प्रोसेस दैट एंग्स्ट फर्स्ट। ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो जाती है। आई बिकम द बिगर पर्सन इफ आई फॉरगिव। You don't have to. Or forgiveness is for myself. Yeah, that's great. That's to all write it great in and books, true. but practicality में मुझे बताओ, मैं आपको ये बोलूं शोभा माफ करो माफ करो माफ करो, आप बोलो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको पकड़ के 2 थप्पड़ लगाऊं। How is that possible? I think a lot of people are stuck at that stage. Because Yeah. that's very practical to feel, right? बहुत natural है ये feeling Yeah. आना कि तो अपनी नेचुरल फीलिंग्स को एक्नॉलेज तो करो कि मैं आज इसी स्टेज पे हूं। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। हम हमेशा ना लुकिंग गुड के चक्कर में ना खुद को भी बहुत बार झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए बेटा आप ऐसे हो। So that was the first step. You Yeah. said stop. स्टॉप, ऑब्जर्व। जब जब वो फीलिंग आ रही है तब स्टॉप एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। जब आपने उसको ब्रूटली ऑनेस्टली ऑब्जर्व कर लिया, आप उसको देन स्टार्ट राइटिंग एंड प्रोसेसिंग दैट इमोशन। मुझे ये फील हुआ, ये फील हुआ, ये फील हुआ, एग्जैक्टली ऑनेस्टली जैसा जैसा फील हुआ। Again, don't think about looking good here. नथिंग, बी कंप्लीटली Just ब्रूटली your ऑनेस्ट। feeling, what you're feeling. Yeah. राइट इट एज मच एज यू कैन। अगर 5 दिन तक ये फीलिंग आ रही है ना, 5 दिन तक बैठकर लिख लो। 5 दिन रोना आना रहा, रो लो, बट डोंट डिनाई योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी टू फील दैट फीलिंग फुल्ली। देयर विल कम अ पॉइंट आफ्टर फीलिंग दीज फीलिंग्स कि अब मेरी बॉडी शांत हो जाए। जब आप रो लोगे ना, तो देयर कम्स अ पॉइंट जब आप खाली हो जाते हो कि उसके बियॉन्ड और रोना नहीं आ रहा और फीलिंग नहीं आ रही। सो व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डू हियर इज कि जितना चार्ज इकट्ठा हुआ था उस मोमेंट पे, व्हेन आई फेल्ट रिजेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई अलाउ दैट चार्ज टू बी डिस्चार्ज्ड राइट नाउ। Emptying myself. एम्प्टी योरसेल्फ। Wonderful. And then when you've done this When you have exercise- done all of this, then you actually have a conversation with yourself. Now what can I do to be actually kind on myself? क्योंकि I've been the most unkind person towards myself, thinking ये सच था मेरा, that when someone else rejected me, I started to feel that I am not worth being accepted. I'm या worthy मैं- of rejection. Yeah. तो आप अपनी सेल्फ वर्थ आज नए तरीके से लिखना शुरू करते हो, और आप उस पॉइंट पे चले जाते हो दैट व्हेन आई वाज बोर्न एज ए न्यू बॉर्न बेबी, आई वाज वर्दी ऑफ लव, आई वाज वर्दी ऑफ अफेक्शन, आई वाज you remember all those feelings, and now you start to tell yourself I am worthy of love, and you start to love yourself. मैं बार बार बोलती हूँ व्हाट्सएप स्टेटस में सेल्फ लव लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली एक्शन में करने की जरूरत है। एक्शन में सेल्फ लव दिखता कैसे है? एक्शन में सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता है।
एक्शन में सेल्फ लव ये होता है कि मुझे ये बार बार ये जो लोगों की बातों से इफेक्ट हो रहा है, आई आस्क माई सेल्फ, इज इट इवन ट्रू फॉर मी? And deep down, when that voice says, no, it's not true for you, I listen to that voice. But sometimes that can be true for you. कई बार आपके आसपास के लोग अगर एक चीज बोल रहे हैं तो that could be a very valid feedback. ये आप तब तक लर्न नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर नेगेटिव चार्ज है. आप लर्न भी नहीं कर सकते हो ना शोभा. अगर मैं किसी को ये बोलती रहूं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो और उसके अंदर रिजेक्शन वूंड है, तो वो मेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी रिसीव ही नहीं कर पाएगा. वो इनफैक्ट और पेन में चला जाएगा वो इंसान, क्योंकि फिर से उसका जो क्योंकि wound उसका था वो चार्ज है ना उसके अंदर. validate हो तो गया. एनीथिंग दैट सिमिलर शोज अप इन देयर लाइफ व्हिच इज नॉट एक्सेप्टिंग देम, देयर पेन विल फ्लेयर अप. In workplaces, a whole lot of people that are carrying rejection wound and they go face to face with their boss and the boss says, listen, the script is not okay, rewrite it. They feel, मुझे reject कर दिया. ये बॉस का तो दिमाग ही खराब बॉस का दिमाग खराब है ना, इसको तो बॉस कुछ पसंद doesn't नहीं आता, understand me. या तो ये उसी को ज्यादा पसंद करते हैं. So they start projecting their pain onto the boss without realizing that this A is a role, I need to fulfill this requirement. B, I will grow if I learn this. तो ये I will learn till I receive this वो तब तक नहीं होगा जब तक उसका wound active है. So one is the situation where, जैसे आपने कहा, अगर बॉस आपको बोलता है स्क्रिप्ट ठीक नहीं किया या काम ठीक नहीं किया, ये अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उसको बहुत पर्सनल लेने लग जाते हो. Yes, you personalize it. That's the exact right word. जैसे बच्चे ने internalize कर लिया ना, उसको personalize कर लिया कि ये मेरी वजह से है, तो आप तब तक personalize जब तक करते जा रहे हो ना, you will never be able to grow beyond it. आप वहाँ जहाँ वो similar situation आएगी, आप वहीं आकर रुक जाओगे, आपका चार्ज आ जाएगा, आप पेन में आ जाओगे और आप उसी में उलझ के रह जाते हो. आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले इसमें पाते. दो तरह की मैं प्रॉब्लम्स देखती हूँ माधवी. एक तो जैसे आपने कहा, जब जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, जिनको समझ आता है कि सेल्फ लव क्या है, मुझे अपनी चॉइसेस को वैल्यू करना है, मुझे अपने आप को वैल्यू करना है, वो लोगों के साथ क्या होता है कि जब उन्हें ऐसा फीडबैक भी मिलता है ना, बिकॉज एंड इवन इफ दे नीडेड दैट फीडबैक, शायद उनका काम सही में सही नहीं था, बट उनका वर्ल्ड व्यू ऐसा बन जाता है कि दूसरा इंसान का मुझे पॉइंट या उनका कोई क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं है, क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ द वे आई एम. No, we are not talking about becoming arrogant or things like that. I just observed you while the cameras were off, we were preparing for this conversation. There was this phone call that came and you very clearly said to that person, listen, please give me these facts first and then we'll take the conversation forward. Now, what you were practically doing was, without giving any false hopes to the person, without giving any false hopes to yourself, you were very clearly asking, because now you have learned your lesson with your life's experiences, that I shouldn't waste my time on things that are not meant for me. If they are meant for me, they will come with clear-cut signs, instructions, information. If it feels right for me, I will say yes. If it doesn't feel right for me, I will clearly say no. Absolutely. Right? This is self-love. Self-love, मैनिक्योर पेडिक्योर कराना नहीं है, मसाज कराना नहीं है, going on a shopping trip with the girls is not, that's not self-love. The whole idea of Pinteresty self-love is very very different from what self-love actually is. Very true. जब आपने इस फोन कॉल का एग्जांपल लिया, तो मेरे साथ क्या है माधवी, when I was responding to that phone call and they were asking me for a certain details, लेकिन उससे पहले मुझे उनसे कुछ details चाहिए थी, right? And I was very clear about my ask, because I have a very clear boundary of what I will allow to kind of take my time. Can I stop you here? Yeah. The word boundary will only belong to a person who really loves themselves. और मैं इसको दूसरी साइड से देखूं, वो इंसान ऐसा सोच सकता है कि क्या यार, हमने यही तो पूछा था, बता देती तो क्या हो जाता. मगर आज हम वो वाली साइड नहीं देख रहे ना. That I am very very clear. They can think that I was rude. They can think whatever they want to think. That's the place that I am at. This is self-love, that I love myself despite what you think about me. I really do not, it doesn't matter to me. Because I'm sure about myself now, and it doesn't make any difference to me what you think in your mind about me. You can keep thinking what you want to. Yeah. Instead of going and explaining, agar self-love nahi hota na Shobha, so then you would have become a person who would have gone and overextended yourself and given more than being asked for and extended yourself like a doormat, and the other person would have taken advantage of you and then would have ended up being hurt. That is why you are here. Yeah.
I observed it from a coach's or a healer's perspective that yes, she's gone through the stage for her to be able to say this so clearly. That is self-love. Self-love matlab boundaries without feeling bad. Right. So in a way, what others are thinking of you, before that, what comes is that are you really coming from that space? Like others are thinking कि आप rude हो, but क्या आप genuinely rude हो? मैं अपने साथ ये बात करती हूँ. No, I'm not genuinely rude. I'm just asking for certain things. If उनके definition से कि कोई इंसान आपसे clarity मांग रहा है तो वो rude हो जाना है क्योंकि आपको तो pleaser ही होना चाहिए था. तो that is their problem. That is Yeah, not my not problem. yours. Yeah. So this kind of understanding, like क्योंकि And you were not rude. You were simply stating facts. Yeah. कि आप ये मुझे बता दो, then ये conversation आगे ले जाते हैं. Correct. Because for me, it was just that. And there was no charge to it. No. Please remember, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एरिया मेरा हील करने वाला है या नहीं है, whenever there is a charge to it or no charge to it. There was no charge in my body. Yeah. Sensation level पे मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि Correct. oh, I'm feeling good, I'm feeling jittery, I'm feeling not jittery, Yeah. I'm feeling anxious, nothing. Yeah. There was no Every such thing time going on in my mind. you're having a conversation with somebody and a past episode का कोई relevance आ जाता है, check in your body. What do I feel? Do I feel something about it? Am I still feeling मतलब hurt? Am मैंने I still बोलने के लिए feeling? तो बोल दिया, हाँ. लेकिन अंदर से मेरी एंजाइटी ने पकड़ लिया है. तो that means that is a sign कि अब इसको question करने की जरूरत है. When do you stop yourself? Is when a charge shows up. मैंने सामने दिखा तो दिया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हाँ. हूँ, मगर लेकिन अगर अंदर ही internal अंदर से- conversation में भी अगर कुछ चल रहा है तो मतलब उसके अंदर कुछ current है. So wherever there is this charge, catch hold of yourself and sit down with yourself. But what is it? You know, this is the question that I wanted to ask you कि how do very confident people, how do achievers identify their rejection wounds? क्योंकि जब आप बहुत confident होते हो तो आपको लगता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आप कर भी पाते हो. आपके पास हिस्ट्री ऑफ एविडेंसेस भी होता है जहां आपके कॉन्फिडेंस ने आपको बहुत बड़े बड़े विंस दिलाए लाइफ में, राइट? सो फॉर यू टू सी समथिंग लाइक अ रिजेक्शन वुंड बिकम्स दैट मच मोर डिफिकल्ट. क्योंकि जब आप बहुत अचीवर रहे होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान रहे होते हो, तो आपको ये भी लगता है लार्जली कि हर चीज सॉल्व की जा सकती है, हाँ. राइट? आप दिमाग से तो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो. उसी कॉन्फिडेंस ना प्रैक्टिस से भी आता है. अगर आपने कोई काम हजारों बार कर लिया तो वो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो उसके अंदर. बट अगर आप वही काम करने के बाद भी, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना फिनेस क्रिएट करने के बाद, फिर भी जाकर अपने लिए सोच रहे हो ये चलेगा या नहीं चलेगा या क्या होगा, एंड you're worrying and you're looking at yourself and you're analyzing and over analyzing yourself and questioning your own worth in it, तो कुछ तो है ना वहां पर. So success on the level of confidence के बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कैमरा पे massive success, massive success, ठीक है, everybody knows their name kind of a success, but when they are at home and when they are sitting with themselves, probably they're not able to sleep, they're overthinking and they are anxious and वो इतने घबराए, insecure हैं अपने relationships में, अपने घर में, फाइनेंसेस में, सब कुछ को लेकर. तो there is something which is absolutely contrary of that confidence. So confidence और rejection wound का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. आप बहुत successful हो सकते हो but yet be carrying a lot of insecurities inside you. So this conversation makes sense for everybody who's watching this, even if they are very confident or they are underconfident, because both things could be coming from your rejection wound. कभी-कभी rejection wound से आप बहुत confident बन जाते हो because it puts you on that path where you are like, I want to grow, I want to prove myself, I want to take charge of my life. Very very rightly said. You know, इसका बड़ा beautiful side भी है कि जिसने rejection देखा होता है ना, वो जल्दी जल्दी काम करके आगे बढ़ पाता है. Because practically speaking, in today's world, in the coaching industry, in any kind of field जहाँ पर आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, अगर आपको rejection receive करनी नहीं आती है और आप उसी rejection के साथ बैठ जाते हो बार बार, you're simply wasting your time on it. On a very practical note, जो इंसान rejection को as a part of the game समझ लेता है कि हाँ 100 लोगों से बात करी, 98 ने reject किया, 2 ने accept किया, तो it's a win. मगर मोस्ट लोग कैसे देखते हैं, 98 ने रिजेक्ट कर दिया. So it's in the perspective and it can absolutely show where your charge is. That if you do have a charge towards those 98 rejections, you're not focused on the 2 wins.
आज मैं आई डोंट नो इफ यू वांट टू पुट दिस अप, बट आज मैं शहनाज गिल का एक क्लिप देख रही थी, ऐसे रील स्क्रॉल करते करते क्लिप आया वेयर शी इज टॉकिंग टू इन वन ऑफ हर पॉडकास्ट, शी इज सेइंग अब जब पेन आता है ना तो मैं खुश होती हूँ कि पेन आ गया, कि ठीक है पेन आता ही रहेगा. शी इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. शी इज नॉट फोकसिंग ऑन द पेन एनी मोर. शी इज नॉट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हर लाइफ. डिड शी गो थ्रू एनी लेस? नो. She's gone through humongous amounts of pain in her life. Or any human being that has gone through enough and more, they say कि ये part and parcel of life है. So one of the indicators that you are healing your rejection wound is that you see rejection as a part of As the a part of package, life. not as the whole thing. You stop personalizing it. The first sign of healing through rejection wound is you stop personalizing it. You stop making it personal कि ये मेरा rejection है. You say ये काम का हिस्सा है. Okay. If I want to take this conversation to this another direction now, let's talk about very specific rejections in life जो लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है. One of the area where rejection hits people badly is relationships. अगर आपको किसी इंसान ने रिजेक्ट कर दिया है, फ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने, तो काफ़ी तकलीफ होती है. तो हाउ टू सॉल्व दैट? व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम फ्रॉम अ रिजेक्शन वुंड पर्सपेक्टिव? देखो, अगर तो हम उसको बैठ के पर्सनलाइज कर लें तो वो हिट कर जाएगा. और अगर वहां पर वुंड है एक्चुअली तो वो बहुत पेन दे सकता है. एंड समटाइम्स यू जस्ट कीप वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू कम बैक and love you back and accept you one more time, and you keep stalking those people and you keep waiting for them to come around. Now that can be a really painful state to be in. एंड लेट मी आस्क दिस इन अ डिफरेंट मैनर. अगर कोई इंसान को बार बार वो रिलेशनशिप्स में जाते हैं लेकिन बार बार रिजेक्शन मिलता है, या बार बार वो लाइफ में कोई गोल बनाते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं, कुछ भी फाइनेंशियल गोल भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ गोल भी हो सकता है, कोई भी और गोल हो सकता है, बार बार वो उस चीज़ के पीछे जाते हैं बट अचीव नहीं होता है. डिफरेंट लोगों के साथ जाते हैं तो भी अचीव नहीं होता है, डिफरेंट अप्रोच से जाते हैं तो भी अचीव नहीं होता है. व्हाट डज दिस टेल अस? जहां जहां पैटर्न आ गया ना शोभा, वो एक साइन का वुंड, वो एक वुंड का साइन है. तो जब पैटर्न आ गया ना कि मैं बार बार ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में, रिलेशनशिप में, काम में, पैसे में, गोल में, तो जब पैटर्न आ जाता है ना तब वहां आपको ये समझना है कि वेयर इज इट इवन स्टार्टिंग फ्रॉम. तो वहां जड़ पे जाने की जरूरत है. जिस भी चीज को हम ओवर द सरफेस ठीक करने की कोशिश करेंगे वो तब तक रिजॉल्व नहीं होगी जब तक उसके रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे. टेक मी थ्रू द जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस आल्सो, बिकॉज बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हमको फॉरगिवनेस करो ये सिखाया जाता है. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल बाईपासिंग अर्लियर. वन ऑफ द वे पीपल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल बाईपासिंग इज बाय सेइंग दैट आई प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. मैं सबको फॉरगिव कर देता हूँ, बट इंटरनली नहीं जाता है. इंटरनली यू सी, एंड आई नो अ लॉट ऑफ दोस पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ दोस क्लाइंट्स ऑफ माइन जो जेन्युइनली कोशिश कर भी रहे हैं, जिनको पता भी है फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, जिनको पता भी है कि फॉरगिवनेस करना है, जिनको ये भी पता है कि इट इज फॉर मी, इट इज नॉट फॉर देम. उन्हें सारी दुनिया की अच्छी किताबों का सारा ज्ञान पता है, लेकिन जब वो ट्रिगर आता है वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं. वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वुंड हील नहीं हुआ है. फॉरगिवनेस एज अ कॉन्सेप्ट हमने सुना, और हमें अच्छा भी लगा, हमें बहुत बढ़िया लगता है. It feels it's very ego satisfying also when you're not coming from real forgiveness. Yeah, I am the bigger person. Oh, I have it in me to forgive others. And it looks like very spiritual and all of that. So ये कहने में बड़ा अच्छा लगा, I have forgiven, yeah. But real forgiveness क्या होती है? Where you're actually, अब मैं थोड़ा spiritual side के बारे में बात करूंगी. I hope we can talk about spirituality. Of course. फॉरगिवनेस के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारी सोल की जर्नी क्या है. मैं किसको फॉरगिव कर रही हूँ, ठीक है, और मैं क्यों फॉरगिव कर रही हूँ. अगर एज अ सोल ग्रुप आपने और मैंने डिसाइड किया कि आपका ये रोल है, मेरा ये रोल है, और हम जाकर धरती पे ये रोल निभाएंगे एक दूसरे की लाइफ में एलिवेट होने के लिए. क्यों दे रहे हैं हम एक दूसरे को ये लेसन्स? सो दैट यू एंड आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर सोल्स जर्नी. ठीक है, तो मेरी लाइफ में जब तक एंगर, ग्रीड, शेम, गिल्ट, फियर, रिजेंटमेंट चल रहा है तब तक मैं असेंड नहीं कर पा रही. आपका भी सेम है. हम दोनों गए, हमने आपस में डिसाइड किया, हमने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हमने बोला कि चलो वील गिव ईच अदर दिस पेन, यू लर्न दिस लेसन, आई विल लर्न दिस लेसन, एंड वी विल क्लियर अप दिस चैप्टर, एंड देन
we will move to the next level. मगर जब हम अर्थ पे आते हैं हम भूल जाते हैं, because we are not carrying cognitive memory of it. तो हम जब अपने lessons exchange करते हैं तो हम एक दूसरे को अपना villain समझते हैं, whereas you are trying to help me and I'm trying to help you from the So soul's whoever perspective. is giving you pain, Yeah. or is triggering you, is essentially helping you grow. Absolutely. That's how at least you have to see it for your 100%. growth. तो हम अभी ये फर्स्ट लेवल पे तो आ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल एंड वाले लेवल पे जब हम फॉरगिवनेस के उस स्टेज पे आ जाते हैं जब मेरा चार्ज खत्म हो जाता है. That is the moment I start to look at it from a perspective that what did I gain anything out of this experience? Hell yes. I became the person because of these wounds. Then you start thanking your wounds. The So kind of funny. work I do, the kind of human being I have, the kind of wisdom I have gained, the kind of success I have gained, the kind of the life that I enjoy today is because of my wounds. They taught me everything. तो जब ये समझ में आता है ना कि अरे मतलब that was the greatest contributor to my growth, then that pain becomes gratitude. You know, a lot of people in their success stories talk about this, you know. और जब आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है तो आपको लगता है बड़ी सुपरफिशियल सी बातें हैं, you know, कि I want to thank people who rejected me, I want to thank people who gave me a tough time, I want to thank my, you know, friends who criticized me. जब आप खुद की हीलिंग जर्नी नहीं होती है, आप हीलिंग को नहीं समझते, या आपका एक्सपीरियंस लाइफ में कम होता है, तो आपको लगता है कि यार ये खाली ना इंप्रेशन मारने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है. Yeah. बट जेन्युइनली जहां पे जिसने आपको रिजेक्ट किया होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो एक इवेंट है, ऑल ऑफ दैट इज द रियल टीचर Yeah. फॉर यू, फॉर वट एवर यू हैव लर्नड इन योर लाइफ. 100%. When you start seeing all of these negative triggers or these events in your life as an opportunity for your own growth, personal growth, self growth, the journey within, what we do on this podcast, Yeah. then it is the massive tool. It is the only tool, I think. तो जब ट्रिगर आ रहा है ना तब फॉरगिवनेस एंड हीलिंग नहीं हुई है, और जब तक ट्रिगर आ रहा है दैट मींस वर्क हैज टू बी डन. ट्रिगर आपका गेटवे ऑफ हीलिंग है, वुंड आपका एक्चुअल टीचर है, फॉरगिवनेस आपका क्लोजर है. अगर ये समझ में आ जाए देन यू कैन हील योर ओन सेल्फ. शोभा एक स्टेप रह गया इसके अंदर अभी. हाँ, कौन सा स्टेप? लास्ट स्टेप अभी रहता है इसका. अच्छा. लास्ट स्टेप है to question yourself one more time now. To ask yourself one last question, who am I without this wound? Because all your life probably your identity was circling around your wound. And maybe you also identified yourself with the wound. And now अब जब हम नया narrative लिखने जा रहे हैं, we don't want to be based on the last wound. We want to be based on how I was born. I want to be based on my connection with the source and what I am here to live and do and contribute on this planet. मेरा soul का path क्या है? So the last question you ask yourself, who am I without this wound? First, you help me understand the first part of this problem, and that is कि who was I with that wound? Yeah. मैं कौन था? Yeah. मैं कौन था? मैं एक ऐसा इंसान था जो पीपल प्लीजर था, मैं एक ऐसा इंसान था जो वैलिडेशन चेज करता था, मैं एक ऐसा इंसान था जो दूसरों के हिसाब से चीज़ें करता था, हर जगह फिट होने की कोशिश करता था, बेचारा फील करता था, विक्टिम फील करता था, ब्लेम करता था लोगों को, रिजेंट करता था लोगों को, जेलस होता था, इनसिक्योर होता था. मैं ऐसा इंसान था बिकॉज आई वॉज कैरिंग अ वुंड इन अ वेरी प्रोमिनेंट और नॉन प्रोमिनेंट मैनर इन माई लाइफ. लेकिन मेरे साथ वो बैगेज चलता चल रहा था. कभी एकदम फुल ऑन झटके से आता था और बहुत जबरदस्त मुझे दिखाता था, कभी कभी सटल रूप में चल रहा था मेरे साथ. राइट, बिल्कुल सही. तो मैं कैसा था वो समझ में आ गया है थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन एंड थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस लाइफ. अपनी लाइफ की जर्नी को जब Yeah. सोचते हैं मैं क्या हूँ, मैं कैसा था, समझ में आ गया. अभी बात हो रही है अपना क्लीन स्लेट पे लिखना चालू करो. Yeah. कहते हैं ना, स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. Yeah. व्हाट इज स्टार्टिंग विद अ क्लीन स्लेट लाइक व्हेन यू आर healing your rejection wounds? Now it's a choice point. अब तो आपको पूरा प्लेग्राउंड मिल जाता है. You can be whoever you want to be without the pain. Give me an example, like crystal clear करो कि मैं क्या था और अब मैं क्या हो सकता हूँ. Like for example, अगर आप पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करते रहे
और हर वक्त यही ढूंढते रहे कि हाउ कैन आई फिट इन एंड हाउ कैन समबडी जस्ट एक्सेप्ट मी एंड लव मी, अप्रूव ऑफ मी. आपको तो टाइम ही नहीं मिला तो ये सोचने के लिए दैट आई कुड बी somebody who's so free that I can choose to be a writer, that I could choose to be a content creator. आप shame में ही अटके रहे, आप blame में ही अटके रहे. Now you have a complete open playground to be whoever you want to be without the blame, shame, anger, guilt, resentment, fear showing up. You can paint your picture very freely. Okay, can I give you my example? I never thought कि मैं कैमरा के सामने बैठकर बात कर पाऊंगी. Until I healed my wounds. This is my new narrative. What was my old narrative? I wanted to, but I was so scared of speaking up in front of the camera. My voice would shiver. So my new narrative is that I can speak my mind. योर वॉइस वुड शिवर मतलब आपकी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, योर बॉडी रिमेम्बर्स, Yeah, योर my बॉडी body remember. कैरीज दैट एनर्जी, दैट वाज द एनर्जी दैट वाज That was शोइंग the अप. energy. Because grade 11 में मैं एक बार डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया मैंने, एंड मैं ब्लैकआउट हो गई और मुझे अपनी लाइंस भूल गई. और 11th-12th के बच्चे कैसे होते हैं? They're just becoming adults and they have this confidence, and those boys standing on the stage said boo, and I got out and I cried and I felt like a failure and felt ashamed of myself and I felt horrible. तो जब भी मुझे कोई ऐसे देख रहा होता था, जब मुझे बोलने की जरूरत होती थी, मुझे वही मोमेंट याद आता था कि I would fail, मुझे लाइंस भूल जाएंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी. But then my new narrative was that I don't have to remember anything to talk. आएगा तो जो आएगा बोलेंगे. मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ. मैं जैसा शोभा से बात कर रही हूँ, मैं अपने घर में भी ऐसे ही बात कर रही हूँ. मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे ही बात कर रही हूँ. I don't have to put up any kind of a pretense or any kind of a show to receive anybody's approval. I have accepted myself and this is who I am. तो ये मेरा turn around था of writing my new narrative that I am like this. And by far, you know, all the people that work with me have always felt that Madhavi, I can talk to you in a way because you reciprocate. It feels like कि किसी अपने के साथ बात कर रहे हैं. वो क्यों? Because I found myself through my journey. You know, जब आप अपने लाइफ की बात कर रहे हो, आई एम रिमेम्बरिंग वन ऑफ अ वेरी क्लियर इंस्टेंस इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन माई 12th ग्रेड एग्जाम्स एंड आई वाज अपीयरिंग फॉर मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम होता है. तो मैथ्स हैज बीन माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, Okay. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? मैथ्स एंड साइंस एसेंशियली. मैं हमेशा मतलब 90+ ही रहती थी बचपन से लेकर 12th ग्रेड तक. जब मेरा 12th बोर्ड्स का टाइम आया, मैथ्स का एग्जाम था, उसके पहले आई क्लियरली रिमेंबर्ड आई एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, समथिंग हैपेंड, आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरे सामने बिल्कुल काला हो गया था सब कुछ, मुझे कुछ नहीं समझ आया और मैं बहुत नर्वस थी. अभी तक मुझे नहीं पता कि वो क्यों हुआ, लेकिन वो उस दिन मेरे साथ हुआ. और जबकि मेरे मैथ्स में हमेशा से हाफ ईयरली एग्जाम्स दिस एंड दैट सब जगह पूरे पूरे नंबर हैं. मैं एग्जाम सेंटर में बैठी और मैं लिखने बैठी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. जैसे तैसे करके मैंने अपना एग्जाम पूरा किया और मेरे मैथ्स में सबसे लोवेस्ट स्कोर मेरे 12 बोर्ड्स में, दैट इज 64 मार्क्स, राइट? वो आया. उसके बाद बिकॉज आई बिकेम अ स्टेज प्रोफेशनल, मैं एक आर्टिस्ट बनी, मैं एक स्पीकर बनी. तो जितनी भी बार मैं स्टेज पर जाती थी, हमेशा बाय डिफॉल्ट मेरे को वही एग्जाम्पल मेरे सामने आता था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी. मुझे क्लाइंट्स का ब्रीफ याद करना होता था क्योंकि मैं एज अ लाइव शो होस्ट एक ब्रांड की आइडेंटिटी वहाँ स्टैब्लिश कर रही हूँ. हम वहाँ पे क्यों आए, 1000, 5000, 10,000, 20,000 लोगों के सामने वो स्टैब्लिश कर रही हूँ. साथ ही साथ उस मोमेंट में कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि लोगों के लिए ये इवेंट बहुत यादगार भी रहे. ठीक है, एक तो वो स्क्रिप्ट याद रखनी है जो है, एक खुद का भी कुछ क्रिएट करते जाना और कंटिन्यूस करना है. इस सब के बीच में मुझे जो एक फीलिंग होती थी हर टाइम स्टेज पे जाने से पहले, मैं सब भूल जाऊंगी. जबकि मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मैंने 2000 इवेंट्स होस्ट कर लिए हैं, कभी कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है. जैसे कि मैंने मैथ्स के बचपन से लेकर 12वीं तक 1000 पेपर दे दिए हैं. मैंने हमारे जमाने में ओलंपियाड और पता नहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें होती थी. एंड देन आई हैड जॉइंड एन इंस्टीट्यूट ऑल्सो, सब कुछ किया और सब जगह एस किया, लेकिन फिर भी आई वाज ब्लैंक एट दैट मैथ एग्जाम. तो मुझे वो स्टेज बहुत मतलब कुछ साल पहले तक भी ये फीलिंग रहती थी दैट आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग.
you know, and I was like, I need to solve this problem because I cannot have this massive nervousness caging me. Yeah. बहुत सारी मैंने grounding practices की, बहुत सारी healing practices की. You know, I told you about yoga, जहाँ पे मैंने अपना बहुत सारी you know, discovery about myself की, अपने narratives को समझा, अपने blind spots को देखा. But one of the things that I started doing was that I will forget everything. I will forget even the brand name that I am standing for. और हुआ है मेरे साथ कि मैं event का नाम ही भूल गई हूँ कि क्या event है. I developed a strategy that the moment I'll go on stage, I will carry my energy in such a manner that I will make it a point to look at the signboard पीछे जो stage का backdrop होता है, वहाँ पे देख के मैं I'm going to read that out from the stage. It's such a beautiful note to bring a closure to this conversation. Madhvi, जाते जाते towards the end, I ask everybody, all my guests, their definition of success. So all the work that you have done on yourself through your work experience, how do you see success today? For me, success is peace. What is peace? मतलब अगर मन शांत है ना और सोने से पहले मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा मेरे दिमाग में जो मुझे फियर दे, एंजाइटी दे, गिल्ट दे, शेम दे, I think I have succeeded. If I can live my life authentically without thinking about the consequences of this authenticity, I have succeeded. Yeah, so living an authentic life is your idea of success. Yes. And that's, I think, one of the best ways to live your life. Yeah. So on that note, I think that also, in the end, a great takeaway for the listeners that try to understand what being authentic means. What it means to the world, what it means to you. Yes. You know, personalize the right things. Instead of personalizing other negative experiences and stuff and who said what to you and all of that, personalize your definition of authenticity. Because that will bring you closer to how you want to live your life, right? Yeah. And when you start doing these things, then life folds in very magical ways. Thank you, Madhvi, for joining me for this lovely conversation. And I hope that, you know, people who are tuning in will find a lot of their solutions through this conversation, through this podcast. Thank you so much, Shobha, for doing this with me, bringing me here on this platform. I've thoroughly enjoyed having this conversation with you. Such a good time I had. Thank you, Madhvi. And now to our viewers. आज हमने आपके लिए रिजेक्शन वुंड, अबैंडनमेंट इश्यूज और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, करियर में आते हैं, डिसीजन मेकिंग में आते हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ एक रोड मैप देने की कोशिश की है कि हाउ कैन यू सॉल्व फॉर योर सेल्फ. इफ दिस कॉन्वर्जेशन हैज़ हेल्प्ड यू, हैज़ इंस्पायर्ड यू, डू मेक इट अ पॉइंट दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि और भी लोग जो साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, जो कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, जो लाइफ में बहुत गुस्से में रहते हैं, जो बहुत अनअवेयर रहते हैं, वो भी हीलिंग की रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाएं. And do consider subscribing to the channel, like, comment and share ताकि ये conversations, like I said, और भी लोगों तक पहुँचे. And if you want to help us with some topic ideas, आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के थ्रू आप द जर्नी विद इन करना चाहते हैं, खुद को मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, बट आई डू मेक इट अ पॉइंट दैट आई रीड ऑल द कमेंट्स. सो मेक श्योर दैट यू मेक यूज ऑफ दैट कमेंट सेक्शन एंड हेल्प अस एंड हेल्प मी नो what you want to have in the future episodes. Thank you for watching today's podcast, and I'll see you on the next one.